ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो रिसोर्स आपके अगर डेफिनेशन देखें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जितने भी चीज़ें जो आपके एनवायरनमेंट पाई जाती हैं, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसको हम यूज़ करते हैं इसके लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो भी हमें चाहिए हम अगर ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, तो वो सब चीज़ें क्या है, रिसोर्स है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर हमें पानी पीना है तो हम पानी कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो वाटर क्या है, वाटर एक तरह का रिसोर्स है। अगर हमें जैसे कि प्लांट्स वुड चाहिए, ठीक है, तो वुड हम किससे लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। वुड भी क्या एक तरह का रिसोर्स है। कोल है, कोल हमें चाहिए, ठीक है, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो वो भी अगर हम कहाँ से लें, नीचे से लेते हैं हम लोग, तो वो भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है। सो रिसोर्स को जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो दो चीज़ों के लिए करते हैं। एक इकोनॉमिक वैल्यू की तरह देखते हैं, एक हम देखते हैं एस्थेटिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, जिससे हमें प्रॉफिट हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, हम कोल लेते हैं एनवायरनमेंट से, वो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हम उसे यूज़ कर रहे हैं और उससे हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही है, जिसकी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि उससे हमें कुछ ना कुछ मिले, हमारे नीड जो भी नीड है वो सेटिस्फाई हो। अगर हमें एनर्जी की नीड है, जैसे अगर हम बात करें कि पेट्रोल है, पेट्रोल हम क्यों यूज़ करते हैं, गाड़ी चलाने की, तो हमारी नीड है। तो वो किसी भी ऐसे रिसोर्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपको किसमें आएगा, इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर आएगा, ठीक है। एस्थेटिक वैल्यू के में कौन आएगा, जो भी हमारे एक तरीके से उसे देखने में अच्छा लगता है, मतलब हमारे जो माइंड को रिलैक्स करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें माउंटेन, लोग घूमने जाते हैं माउंटेन, तो उससे वो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बस वो क्या कर रहा है, उसको एक इंजॉय करने के लिए जा रहा है। सो जो माउंटेन हो गए, या फिर आप कह सकते हो जो वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल हम जब देखते हैं और देखते हैं इंजॉय करते हैं, जो भी इंजॉय करने की चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ है वो, इंजॉय करने के लिए जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं, एस्थेटिक वैल्यूज में आती हैं, और जिससे हमें प्रॉफिट हो उन्हें हम किस कैटेगरी रखते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू। रिसोर्सेज हमें दो तरीके से हमें दो वजह से चाहिए, एक इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, एक एस्थेटिक वैल्यू के लिए। तो रिसोर्स के बारे में हमें समझ में आ गया। रिसोर्सेज के टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेज बेस्ड मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड है ह्यूमन, और थर्ड है ह्यूमन मेड। ह्यूमन और ह्यूमन मेड डिफरेंट होते हैं, हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि दोनों डिफरेंट कैसे हैं। अभी हमें पढ़ना है कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो मेनली क्लासीफाई होता है, मतलब उनका विभाजन होता है, वो तो किस बेस पे होता है, किस बेस पर हम कह रहे हैं कि ये वाला जो नेचुरल रिसोर्स है ये दूसरा वाला नेचुरल रिसोर्स से डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने बेसिस लिखे हैं और ये अलग अलग है। तो देखते हैं बेसिस क्या है, ओरिजिन, कि कोई चीज़ जो भी रिसोर्स हमें कहाँ से मिल रहा है, उस बेस पर दो तरह के रिसोर्स है, बायोटिक और एबायोटिक। सो अगर कोई चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, लिविंग थिंग्स, तो उसे हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स कैसे, जैसे कि लिविंग थिंग्स हमें क्या मिलता है, प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, फिर सीरियल्स मिलते हैं, इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं, इसके अलावा वुड मिल रहा है हमें जलाने के लिए, या फिर हमें अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है वो भी हमें मिल रहा है, किससे मिल रहा है, वो प्लांट से मिल रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर हमें प्लांट से मिल रही है तो उसे हम कहेंगे बायोटिक रिसोर्स। लिविंग थिंग से जो भी हमें चीज़ें मिल रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें लिविंग थिंग से नहीं मिल रही, तो किसी और नॉन लिविंग थिंग से या अबायोटिक कहते हैं, फ्रॉम एबायोटिक। आपने एबायोटिक के बारे में पढ़ा होगा। एबायोटिक चीज़ें होती है वो नॉन लिविंग होती है लेकिन नेचुरल होती है, जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, इसके अलावा आप एयर को बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचुरल है, लेकिन नेचुरल में नॉन लिविंग है। सो उन्हें कहते हैं हम लोग एबायोटिक। सो अगर हमें एबायोटिक से चीज़ें मिल रही हैं, एबायोटिक उसे कहते हैं हम लोग एबायोटिक रिसोर्स। जैसे सनलाइट मिलता है, सनलाइट एबायोटिक रिसोर्स है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए प्लांट या फिर आप लोग वुड, ठीक है ना, इसके अलावा फ्रूट्स, ये क्या है, बायोटिक रिसोर्स है, क्योंकि हमें ये लिविंग थिंग से मिल रही है, ठीक है। और एबायोटिक में क्या आ जाएगा, ऑब्टेन फ्रॉम एबायोटिक, तो एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, यहाँ लिख लेंगे आप लोग एबायोटिक
कंपोनेंट। जैसे कि एग्जांपल हम लिख लेते हैं वाटर, एयर, सनलाइट। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि ओरिजिन मतलब है कहाँ से हमें चीज़ें मिल रही है। अगर हमें चीज़ें मिल रही है लिविंग थिंग से, जैसे कि वुड और फ्रूट है, लिविंग थिंग से मिलता है हमको, हम बोलेंगे बायोटिक रिसोर्स। और अगर वो अबायोटिक कंपोनेंट से मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे अबायोटिक रिसोर्स, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, या फिर सनलाइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस, सेकंड बेस क्या है? रिन्यूएबिलिटी। किसी भी चीज़ को हम लोग रिन्यूएट कर सकते हैं। रिन्यूएट मतलब होता है एक चीज़ को दोबारा बार बार यूज करना। रिन्यूएबल मतलब जिसको बार बार यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। अगर हम देखें रिन्यूएबिलिटी, अगर हम बेस लें तो रिन्यूएबिलिटी के बेस पर अगर देखें दो तरह की चीज़ होगी, कुछ चीज़ें होंगी जो रिन्यूएबल होगी, कुछ चीज़ें होंगी जो रिन्यूएबल नहीं है। तो रिन्यूएबल कौन सी होती है? वो चीज़ें जिन्हें आप बार बार यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें रिन्यूएबल, तो एयर इसमें आपका आ जाएगा, और वाटर आप इसे क्या कर सकते हो? बार बार यूज कर सकते हो। बट अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोल, पेट्रोल, ठीक है ना। अगर हम एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो वाटर है, वाटर हमने कोई यूज़ करा, तो यूज़ करने के बाद क्या होता है? वो ड्रेन में चला जाता है, ड्रेन में जाकर फिर जब धूप पड़ती है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। फिर जो पानी है वो ड्रेन में क्या होता है? इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स में जाता है, कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद वापस रेनफॉल होकर नीचे आता है। तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। इसका मतलब वाटर जो है वो कहीं पर जा नहीं रहा, वो बार बार रिसाइकल होकर क्या हो रहा है? आ रहा है। सेम ऐसा ही क्या है? एयर है। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें जो एयर है वो इधर कहीं भी शिफ्ट नहीं होता। तो ये इन्हें रिन्यूएबल कर रहे हैं। रिन्यूएबल मतलब उसे बार बार यूज कर पा रहे हैं। बट कोल की अगर मैं बात करूँ, जैसे कोयला है, कोई अगर कोल डिपॉजिट है कुछ ही क्वांटिटी में, अगर हम उसको यूज कर लें, एक टाइम ऐसा आएगा उसको हम बाद में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोल को बनने में ही कम से कम कई हज़ार साल लगते हैं। उसका अगर हमने अभी जल्दी अगर हमने यूज़ कर लिया तो फर्दर हम उसको फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसकी तरह पेट्रोल अगर हम देख लें, तो पेट्रोल की एक जो रिजर्व होते हैं, जहाँ से हमें पेट्रोल मिलता है, उसके रिजर्व जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर हमने उसको यूज़ नहीं किया, जुडिशियसली उसे यूज़ नहीं किया, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब स्लोली हम उसे कंज्यूम करते जाएंगे, उसे यूज़ करते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी आप इसमें आ गया नॉन रिन्यूएबल, जिसको आप बार बार उसे यूज़ नहीं कर सकते। एक बार अगर वो खत्म हो गया तो उसका फाइनली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें बेस देखें, वो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी चीज़ कितनी जल्दी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। पोटेंशियल और एक्चुअल। तो पोटेंशियल रिसोर्स कौन से हैं? इन सब के आगे आप रिसोर्स लगा लेंगे। पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स कौन सा है? यूज्ड इन फ्यूचर, मतलब वो चीज़ है अर्थ पर, बट हम उसे अभी यूज़ नहीं कर रहे, उसको हम लोग फ्यूचर में यूज़ करेंगे। अभी जो उसके इसके यूज़ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, इसके वजह से इसको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे। फ्यूचर में हम जब उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा काम कर लेंगे, तब हम उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटरफॉल इन अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, और हम जानते हैं वाटरफॉल से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब पानी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अभी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, उसको हमने फ्यूचर यूज़ के लिए रखा हुआ है। तो ऐसे रिसोर्स जिन्हें हमने फ्यूचर यूज़ के लिए रखा हुआ है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। जितने वाटरफॉल है वो पोटेंशियल रिसोर्स है। और एक्चुअल रिसोर्स कौन से? जिसमें अब हम यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पुटिंग टू यूज, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, कोल एंड आयरन ओर इन इंडिया। इंडिया में जो कोल है, जैसे बिहार है, बिहार में कोयले की बहुत सारी खदान है, तो वहाँ से क्या करें? कोयला निकाल रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्चुअल रिसोर्स, इसका हम अभी यूज़ कर रहे हैं। कोल है उसका यूज़ कर रहे हैं, बट हम वाटरफॉल जो है अफ्रीका के अंदर उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनका यूज़ फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर में जो चीज़ें यूज़ होंगी उनकी पोटेंशियल रिसोर्स, और अभी जो यूज़ करने में हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि
कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी, किसी भी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, कहीं पर है या फिर कहीं पर है ही नहीं। उसके बेस पर अगर हम देखें, दो तरह के रिसोर्स है, एक है यूबिक्विटस रिसोर्स और नेक्स्ट है लोकलाइज्ड रिसोर्स। सो यूबिक्विटस रिसोर्स कौन से होते हैं? फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं। जैसे वाटर है, हर जगह मिलता है, ठीक है, सनलाइट है वो हर जगह मिलता है, एयर है जो हर जगह पाया जाता है। लेकिन लोकलाइज कौन से होंगे? फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस, जो कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं, हर जगह वो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि डिपॉजिट ऑफ कोल, कोल जो है, कोल के जो डिपॉजिट है वो मैक्सिमम कहाँ पर है? आपका बिहार में, दिल्ली में नहीं है, यूपी में बहुत ही कम होंगे, ठीक है। केरल में अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी नहीं है। तो जहाँ पर ये जो कोल है या फिर फ्लोइंग वाटर है, अगर पानी बह रहा है, तो जैसे हमने बात की थी वाटरफॉल की बात करती, पानी अगर बह रहा है तो हम उससे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में हर जगह पर ऐसी मतलब फ्लोइंग वाटर नहीं है, कहीं कहीं पे स्टिल वाटर, कहीं पर पानी है नहीं, जैसे राजस्थान में पानी नहीं है। और फ्लोइंग जो वाटर है वो बहुत कम जगह पर है, जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ पर फ्लोइंग वाटर है। सो वो क्या होगा? लोकलाइज, मतलब कुछ ही एरिया में है। तो जो रिसोर्स कुछ एरियाज में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स, और जो हर जगह पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूबिक्विटस रिसोर्स। तो आपके मेन ये हो गए, आपने पढ़ लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स, और ये है उनका बेस, किस आधार पर, किस बेस पर आपने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो ये आपका है, ठीक है। चलिए, तो आपका ये नेचुरल रिसोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट है वो आपका है ह्यूमन, और थर्ड है आपका ह्यूमन नीड। पहले इसे उतार ले, उसके बाद हम आगे। तो हमने नेचुरल रिसोर्स पढ़ लिया है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है ह्यूमन मतलब इंसान। जो इंसान होते हैं वो भी एक तरह का रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उनका भी एक तरीके से आपको कह सकते हो कि हम रिलेट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट से। वो अलग बात है कि हमने अपने आप को डेवलप कर दिया है, बट जो भी लिविंग थिंग्स है, आप जानते हो वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, और जो भी लिविंग थिंग्स है वो सारे क्या होते हैं? वो भी रिसोर्स में आते हैं। चलिए, अब ह्यूमन रिसोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स में दो कैटेगरी, एक है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी ऑफ पीपल। एक है क्वांटिटी ऑफ पीपल, दूसरा है क्वालिटी ऑफ पीपल। क्वांटिटी का मतलब आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस जगह पर जो डेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। अगर कहीं पर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है उसे कहते हैं हाई डेंसिटी, और अगर कहीं पर नंबर ऑफ पीपल जो है कम है उसे कहते हैं लो डेंसिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर 11,000 लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड है। और इसके अपोजिट अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश को देखें तो वहाँ पर तकरीबन 60 पर स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ पर एक किलोमीटर एरिया में 60 लोग रह रहे हैं और कहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया में 11,000 लोग रह रहे हैं। तो ये होता है डेंसिटी का डिफरेंस। तो जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं वो डेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ पर लोग कम है वहाँ पर डेंसिटी कम है। क्वालिटी ऑफ पीपल का मतलब होता है कि जहाँ जो लोग हैं वो जो रिसोर्स हैं वो फिजिकली कैसे है, फिट है या नहीं है, और मेंटली वो फिट है या फिर नहीं है। मेंटली फिट का मतलब है कि स्किल्ड कैसे है, उनके अंदर काबिलियत है किसी चीज़ को करने की या काबिलियत नहीं है। सो अगर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इन दोनों की वजह से किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है वो होती है या नहीं होती, वो डिपेंड किस पर करता है? वो ह्यूमन रिसोर्स पर ही पड़ता है। एक तो नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करता है कि जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे होंगे वहाँ का उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। उसी तरीके से जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स अच्छे होंगे उसका भी डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो है जैसे इंग्लैंड है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे हाईली स्किल्ड है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, तो लोग ज़्यादा अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और एफिशिएंट है, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कम टाइम पीरियड में ज़्यादा काम करते हैं। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है? डेंस, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो एक तो लोग भी ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी ऑफ पीपल अच्छी है, और वहाँ पे लोग हाईली स्किल्ड है और एफिशिएंट है, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल भी अच्छा है। इसलिए ये जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप देखें अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि इथोपिया एंड सोमालिया, इथोपिया एंड सोमालिया अगर आप देखें ये अफ्रीका की कंट्री है। तो अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो थिनली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे हमेशा वॉर चलते रहते हैं तो लोग अक्सर यहाँ पे मारे जाते हैं। सो इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा नहीं है,
इसके अलावा एक तो क्वांटिटी ऑफ पीपल जो हो गए वो कम हो गए। अब जो लोग वहाँ पर पॉपुलेशन कम है और गरीबी भी है, गरीबी के कारण लोगों के पास क्या नहीं है, डोंट हैव मच एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। इसके वजह से लोग जो है वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, नॉट स्किल्ड पीपल, नॉट हाईली स्किल्ड, वो ज़्यादा हाईली स्किल्ड भी नहीं है और ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है, इसलिए उनको जो कंट्री है वो डेवलप्ड नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री। तो किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। तो इसलिए ह्यूमन एक रिसोर्स है जिस कंट्री की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वांटिटी अच्छी हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि हाईली स्किल्ड एंड एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा काबिल हो और ज़्यादा मेहनती, तो भी वो कंट्री क्या होता है, डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करिए होगी आपका ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड का मतलब है इंसान ने जिस चीज़ को बनाया है। एग्जाम्पल के लिए देखें, बिल्डिंग इंसान ने बनाया है, मशीन इंसान ने बनाया है, और टूल्स जो काम करने वाली चीज़ें उसे भी इंसान ने बनाया है, ह्यूमन मेड जो चीज़ें। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स इनका जो यूज़ किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने के लिए, या फिर हमारी जो लाइफ है उसको ईजी करने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट। अगर ये ना हो, जैसे अगर मशीनरी ना हो तो आप किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मशीनरी क्या करती है, किसी काम को बहुत आसानी से और टाइम जो है वो कंज्यूमिंग कम कर देती है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को बचाना। जो भी नेचुरल रिसोर्स हो या फिर कोई भी किसी भी तरह का रिसोर्स है उसका हमें कंजर्व करना जरूरी है, कंजर्व मतलब बचाना जरूरी है। बचाने की जरूरत क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। मतलब है जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में, जैसे कोल है, कोल की मात्रा कम है, पेट्रोल है, पेट्रोल की मात्रा कम है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसे सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसे सोच समझ के यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो जनरेशन है, आपकी जनरेशन है, ये तो यूज़ कर लेगी, बट आपके जो फ्यूचर जनरेशन, जो आपके बच्चे होंगे या फिर उनकी भी जो फर्दर जनरेशन है, वो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी से क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्स है, इसलिए हमें इसे कंजर्व करना ज़रूरी है, पहला। दूसरा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे कि अगर ऑयल है, ऑयल इराक, ईरान और जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम देखें अदर कंट्रीज जो देखें तो वहाँ पर ऑयल की जो क्वांटिटी वो इतनी नहीं है। सो कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के इसे कंजर्व करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस कंट्री के पास है या जिस स्टेट के पास कोई चीज़ है वो उसे यूज़ कर ले और बाकी जो अदर स्टेट्स के, अदर कंट्रीज़ के लोग हैं वो उसे यूज़ कर ही ना पाए। इसीलिए इसे कंजर्व करना ज़रूरी है, कंजर्व करें ताकि उसे टाइम टाइम थोड़ा थोड़ा करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करें और सभी लोग उसको यूज़ कर सकें। तो ये मेन दो पॉइंट है जिसकी वजह से हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मतलब जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उन्हें सोच समझ के हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट without causing any damage to डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट करते वक्त ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट को हम क्या करें, नुकसान पहुंचा दें। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर हम क्या करते हैं, सपोज करें कि एक फॉरेस्ट है और वहाँ का जो फ्लोरा और फौना, जो पेड़ पौधे हैं और वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही एक कह सकते हैं आप रिच है वहाँ पर, मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं अलग अलग वैरायटी के। और वहाँ पर जो फैक्ट्री डालने के लिए वो क्या करेगा, उस वहाँ के सारे पेड़ पौधे काट देगा और जिसके वजह से बहुत सारी वैरायटी जो है वो
क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट भी हो सकती है और एंडेंजर्ड स्पीशीज में भी आ सकते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, या फिर एंडेंजर्ड मतलब कि वो खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट तो करें बट ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो, जैसे कि आजकल हम करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अपने मतलब के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं और उनको बर्न करने पे बहुत हार्मफुल गैसेज निकल रही है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो रही है। या फिर आप कह सकते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती है, वो इंक्रीज हो रही है। या आप कह सकते हैं कि पेड़ों को डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आती। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप डेवलप करो किसी चीज़ को, कंट्री को डेवलप करो, बट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू एनवायरनमेंट। सो इसके लिए सबसे बेस्ट जो एक लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक पॉइंट है जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब है, जुडिशियस यूज मतलब एक रिसोर्स को मैक्सिमम यूज करना, जितना ज़्यादा और जितनी ज़्यादा बार हम यूज़ कर सकते हैं करें, और सोच समझ के करें, जिससे कि एनवायरनमेंट का कोई नुकसान ना हो। तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर वो पढ़ेंगे।